अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज पुलिस ने अडियाला जेल के बाहर से इमरान खान की बहनों के अलावा साहिबजादा हामिद रजा को भी हिरासत में ले लिया है, जबकि तहरीक इंसाफ ने कल कौमी असम्बली में मर्दान में ड्रोन हमले करने पर हुकूमत के खिलाफ सख्त एहतजाज किया है। लेकिन वफाकी हुकूमत ने ड्रोन स्ट्राइक्स की मुकम्मल हमायत करते हुए कहा कि इसमें मारे जाने वाले अफराद दहशतगर्द थे। ये गलत बात है। वहाँ पे मिलिटेंट ही थे, दहशतगर्द थे और उनके ऊपर जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है। एक पॉजिटिव और एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे हुआ है और जो वहाँ पे हलाकतें हुई हैं वो उन्हीं लोगों की हुई हैं जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, यानी जो दहशतगर्द थे। बाकी अगर उस एरिया में जो है वो अगर कोई और था, और किसी और को वैसे होना नहीं चाहिए। अगर दहशतगर्द जो है वो अपने बीवी बच्चों को अपने साथ रखें और उसके बाद जो है वो वहाँ पे बैठ के जो है वो इस बात की तैयारी करें कि वो दहशतगर्दी का कोई ना कोई बड़ा वाक़या उन्होंने करना हो, तो फिर क्या ख्याल है कि इस वजह से उनको वहाँ पे ना अटैक किया जाए? वो तो किया जाएगा। जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की तस्दीक करते हुए कहा कि ऑपरेशन के हवाले से सूबाई हुकूमत को इत्तेमाद में नहीं लिया गया था। सूबाई हुकूमत के मुताबिक मारे जाने वाले अफराद में कुछ आम शहरी भी थे। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान आम शहरियों की शहादत काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत है। उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि इस इलाके में पहले भी कई दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई, जिनमें मोहसिन बाक़िर और अब्बास जैसे मशहूर ज़माना बड़े दहशतगर्दों को हलाक किया गया। वज़ीर आला साहब ने बाकायदा तौर पर बताया है कि इस कार्रवाई में आम शहरियों की शहादतों के अफसोसनाक वाक़े के तमाम पहलुओं की जामे तहक़ीक़ात की जाएंगी और तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जाएंगे। मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक की तरफ से इस कार्रवाई के हवाले से किसी किस्म की इतला न हो सकी थी, न दी गई। इसका वाज़ेह सबूत यह है कि मकामी DPO और DIG वो इस वाक़े से बिल्कुल लाइलम थे और मुस्तकबिल में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बग़ैर इजाज़त के इस किस्म की किसी भी कार्रवाई की इजाज़त नहीं देगा। यानी कि बैरिस्टर सैफ जो है पार्टली अग्री कर रहे हैं कि दहशतगर्द वहाँ पे मौजूद थे और कुछ दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सूबाई तर्जुमान के इस बयान की तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर ने मजम्मत की है और कहा है कि हलाक होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। जो कल आपको पता होगा कि मर्दान काटलंक में एक वाक़या हुआ था और ये स्वात से ES इसके लोगों का ताल्लुक था। ये दो फैमिली थी, चचाजाद भाई थे और इसकी ख़वातीन थी और उसके बच्चे थे। तो ये हमें जो बताया जा रहा है कि ये दहशतगर्द थे, ऐसी कोई बात नहीं। ये पुरान शहरी थे और गरीब लोग थे। तो जो लोग जो है फेडरल हुकूमत के नुमाइंदे हो, चाहे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हो या सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे ने जो बात की, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। रियासत अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे और हुकूमत सूबाई और हुकूमत मरकजी हुकूमत से हमारी ये डिमांड है कि इनको शहीद पैकेज दिया जाए और इसकी जो है ऐसी इंक्वायरी की जाए ताकि दुनिया को पता चले। एक तो हम शहीद अपने जनाजे उठाते हैं और दूसरी तरफ हम पे ये इल्ज़ाम लगता है कि पुरअमन शहरी अगर मरे भी तो हमें जो है दहशतगर्द कहा जाता है। तो ये इंटेलिजेंस इदारों की फेलेवर है। जबकि स्वात से ताल्लुक़ रखने वाले सूबाई वज़ीर डॉक्टर अमजद ने भी सूबाई तर्जुमान के बयान की नफ़ी करते हुए कहा कि मरने वाले लोग इनके हल्के के थे और वो इनको ओन करते हैं। ड्रोन हमले के मामले में कौन सच बोल रहा है और सूबाई हुकूमत के वुज़रा के मौक़िफ़ अलग अलग क्यों हैं और क्या तहरीके इंसाफ की अंदरूनी सियासत गवर्नेंस पर भी असरअंदाज हो रही है। हमारे साथ मौजूद है इख्तियार वली खां साहब, वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए खैबर पख्तूनख्वा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और मलिक अदील इकबाल साहब, सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा और अडियाला जेल से हमें वहाँ के इलाके से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ ही देर पहले इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, दो बहनें, उनको हिरासत में लिया गया है। मलिक अदील इकबाल साहब, आप हमें कुछ बता सकते हैं कि अभी तक हिरासत में है या उनको छोड़ दिया गया है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली इस तरह हुआ कि जैसे ही उन्होंने को पहले हिरासत में लिया गया, फिर जुनेद अकबर साहब हमारे जो सूबाई सदर हैं KPK के, उन्होंने कॉल की, फिर सारे पार्लियामेंटेरियंस पहुंचे। कुछ अभी भी रास्ते में स्टक हैं अनफॉर्चुनेटली, सारे ट्रैफिक में, क्योंकि पुलिस ने सारा
कॉर्डन ऑफ एरिया किया हुआ है ट्रैफिक की वजह से। एक तो वहाँ पे पहले भी रोड शोर्ट्स की वजह से भी ट्रैफिक ब्लॉक थी, ऊपर से इन्होंने बैरियर और कंटेनर्स और पुलिस ने अपना वो लगा के सारी चीज़ें स्टॉक की हुई हैं। तो अतला तो ये थी कि अलीमा बाजी और नरीन बाजी और साहब को आपा को लेके गए हुए हैं, तो अभी लेटेस्ट नहीं पता चला जी अभी तक उन्होंने उनको रिलीज किया है कि नहीं। और सैयद हामिद रजा साहब, उनको रिलीज कर दिया गया है या अभी वो भी हिरासत में? जी वो भी उन्हीं के साथ थे। अच्छा, इख्तियार वली खान साहब, अब 2 हफ्ते से उनकी जो बहनें हैं वो इमरान खान साहब से मिल नहीं पा रही। 20 मार्च से वो कहते हैं कि जी उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, हालांकि एक अदालत का ऑर्डर है कि जी अगर आप बाहर जाके कोई बयानबाजी नहीं करेंगे तो आप मिल सकते हैं इमरान खान साहब को, ट्यूसडेज को, थर्सडे को, ये 2 दिन उन्होंने रखे हुए थे। क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? क्या हर्ज है अगर वो मिलने, बहनें मिलने अपने भाई से, क्या है? थैंक यू वेरी मच मुनीज़ जी। मुलाकात पे हमें भी कोई इतराज़ नहीं है, तो ये ईद वाले दिन ये क्यों नहीं गए? वो बेचारा इनका कैदी उधर जेल में इनकी राह ताकते रह गया, तो वो तो इंतज़ार करता रहा। जेल के सारे अमले जो थे वो भी रेडी बैठे हुए थे, एक बंदा बशर मिलने नहीं गया। ये हर उस दिन में चले जाते हैं। ईद के दिन ये नहीं मिलने गए? और इनको इजाज़त थी मिलने की? एक दिन एक बंदा नहीं गया, एक बंदा बशर नहीं गया। देखिए ये वो तो कह रहे हैं कि जी हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, 20 मार्च से हम कोशिश कर रहे हैं। दिस इज वेरी कॉमन एंड वेरी फेमस स्टोरी। आप इसको ज़रा चेक कर लीजिए कि ईद के पहले दिन इनको बताया गया था, इनको इन्फॉर्म किया गया था कि भाई आपके मिलने का दिन है, जितने अजीज़ व अकारब हैं वो आइए मिलें, जितने उनके दोस्त हैं वो कल आए हैं वो आके मिल सकते हैं, पार्टी के लोग मिल सकते हैं। ईद पे खुली छुट्टी थी, मुकम्मल ओपन। अच्छा। और फिर उसके बावजूद एक बंदा नहीं गया। जिस दिन इजाज़त होती है उस दिन ये जाते नहीं हैं, जिस दिन कोई इजाज़त नहीं होती है, कोई प्लान नहीं होता। देखें ये आपको भी पता है। अच्छा, इनसे पूछ लेते हैं, मैं ज़रा सुन लीजिए ना कि जब इनकी मुलाकात होती है तो वहाँ पर जेल की बाकी तमाम मुलाकातें, जो हज़ारों कैदी वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी मुलाकातें सस्पेंड हो जाती हैं। एक प्रोसेस होता है, सिक्योरिटी रीजंस होती हैं, कुछ उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। तो जिस दिन मतलब तो ये खाला जी का घर तो नहीं है ना, सिक्योरिटी उनको दे। बहरहाल खाला जी का घर तो नहीं है, ये जो इख्तियार वली साहब का पॉइंट है कि ईद पे खुली छुट्टी थी, आप गए नहीं। हमारे बड़े सीजन पॉलिटिशियंस हैं और मैं हैरान हूँ उनकी स्टेटमेंट के ऊपर, किस तरह ये इतनी बड़ी बात ने आराम से कर रहे हैं। वो दिन को छोड़ें, ईद को छोड़ें, उन्हें कहें आप हमें रात को 12 बजे भी मिलने देना तो हम जाने के लिए तैयार हैं। आप रात को 2 बजे भी हमें मिलने की इजाजत लेके देना तो हम जाने के लिए तैयार हैं। इनके जो जनरल सेक्रेटरी हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इमरान खान की मुलाकात से कुछ है ही नहीं। आपने पिछले 1 साल से पिछले लास्ट 2 मंथ से मुलाकात नहीं करने दे रहे। आप हमारे बाहर मुलाकातें होती हैं, पूरा मीडिया देख रहा होता है। इख्तियार वली साहब, ईद पे आपको ये नहीं कहा गया था कि आप जाके मिल सकते? नहीं कहा गया जी, हमें कहा गया हो तो हम पूरे के पूरे ना जाए, हमारी तो ईद डबल हो जाए। क्यों? ये मुझे बता दें कौन सा देखिए, अब मीडिया पे अगर बात आप कुछ और करना चाहें ना, उसको कुछ और रंग देना चाहें तो वो कुछ और अलग बात हो जाती है। लेकिन क्या आपकी मुलाकातों की जो लिस्ट है वो आप उनसे पूछेंगे? मलिक साहब, मैं आपकी जाने बात हूँ, मगर इनसे ये तो पूछने दें कि जो बहनों को अरेस्ट किया हुआ है उनको छोड़ा जाएगा या हिरासत में लिया जाएगा? अरेस्ट करने पॉलिटिकल लोगों को मिलने नहीं दे रहे, बहनों को मिलने नहीं दे रहे। 1 महीने से नहीं, एक आज की बात की थोड़ी है, ये तो पिछले 2 मंथ से नहीं मिलने दे रहे हमें। तो हमारे साथ और रियासत वो काम कर रही है जो कभी किसी सुतेले के साथ नहीं किया, किसी दहशतगर्द के साथ नहीं किया, किसी टेररिस्ट के साथ नहीं किया। अलीमा बाजी और उन्होंने पहले कहा था कि अगर आप फैमिली को नहीं मिलने दे रहे, अब हमें पता ही नहीं है कि खान क्या सूरत हाल है, वो क्या कह रहे हैं अंदर, क्या ना उनकी कोई बात आने दे रहे हैं। इनसे रिस्पांस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ये भी कह रही है कि उनके बेटों से भी बातचीत नहीं कराई जा रही, इमरान खान साहब की अपने बेटों से। इख्तियार वली साहब, सबसे पहले तो चाहिए ये कि उनके बेटे आए, हम उनको फूल और गुलदस्ते पेश करें, उनको आने तो देना। ये तो बड़े दूसरे लोगों को ताने दिया करते थे कि फलां का बेटा नहीं आ रहा, उसका बेटा नहीं। तो जरा बुलाएं उनको, हम उनको फूल पेश करेंगे, रेड कारपेट पे उनको लेके जाएंगे, उनकी मुलाकात कराएंगे। हिरासत में लेने का इरादा है क्या, छोड़ने का इरादा है क्या? नहीं, मेरी बात सुने, जो मतलूब होगा वो छूटेगा नहीं, और जो मतलूब नहीं है वो खुला फिरे, उसको हमने पकड़ना नहीं है। एक आई बेट दिस यंग मैन मलिक अदील के 1 साल 1.5 साल का रिकॉर्ड उठाते हैं
कि अगर इस जेल में सिर्फ इमरान खान नहीं है, मैं फिर कहता हूँ, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ प्रिजनर्स, थाउजेंड्स ऑफ प्रिजनर्स। सबसे ज़्यादा मुलाकातें अगर इस 1.5 साल में इमरान खान की ना हुई तो आप मुझे कभी दोबारा टीवी पर बैठे हुए नहीं देखेंगे। एक नंबर 2, क्या आपकी कंपैरिजन जरूर कीजिएगा प्यार वली साहब। बस अब आप लुकमा मत देना, सुन लेना, फिर आप अपनी बारी में बात कर लीजिए अदील, मैं कंपैरिजन वो भी कर लेंगे। अच्छा, अब दूसरी बात आपको बताता हूँ कि इमरान खान की मुलाकातें जितनी होती हैं, आपके सेक्रेटरी जनरल अपने जो हैं सलमान अकरम राजा साहब लिस्ट वो बनाते हैं, लेजॉन उनका होता तो वो क्या है जेल इंतजामिया के साथ। तो मैं वही कहता हूं आज डिनाई क्यों किया? चलिए इस पे तो जवाब देना, आज डिनाई क्यों किया? डिनाइल शनाइल कोई नहीं है मेरे ख्याल में। इन्होंने किसी शादी में जाना था, उनको वहां तक छोड़ के आए हैं, इतनी सी बात थी, इससे ज्यादा कोई बात। मेरे ख्याल में उन्होंने किसी शादी में जाना था तो उन्होंने लिफ्ट मांगी, पुलिस वाले ने उनको शायद वहीं पे छोड़ दिया होगा, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। हाँ, मैं एक बात आपको और बताऊं, मुलाकातें इनकी पहले भी होती हैं, आज नहीं तो कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, क्या कयामत आने वाली है, उस पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो नहीं हो सकता लेकिन कि आप एक प्रिजनर्स के भी मेरे ख्याल में होते हैं, आप ये तो नहीं कर सकते कि उनकी मुलाकातें बंद कर दें। ये तो दहशतगर्दों के साथ भी इस तरह नहीं होता। मलिक अदील साहब, आपका रिस्पांस। डू यू थिंक सो कि क्या उनकी मुलाकातें बंद हैं? आपको लगता है? आज तो आपने डिनाई कर दिया ना। नहीं, आपको लगता है कि उनकी मुलाकातें बंद नहीं हुआ? सर, ये तो बहनें नहीं मिली। मैं, आप भी मेरी बहन है, मैं आपको भी कहता हूँ कि आप इस टॉपिक पर एक शो रखिए। अगर इफ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू ऑफ पाकिस्तान, मोर देन द इकोनॉमी, मोर देन द सॉवरेनिटी, मोर इन द वॉर अगेंस्ट टेरर, तो आप इस तरह करें कि इस पे कल परसों प्रोग्राम रखें। आई विल कम अप अलॉन्ग विद ऑल द रेलेवेंट रिकॉर्ड फ्रॉम अडियाला जेल एंड आई लेट यू नो कि कितनी मुलाकातें हुई हैं, कितने लोगों को दिखाया है। बेटा, ठीक है, आपने जब बुलाया है मैं आया। मलिक साहब रिस्पॉन्ड करने का जी मलिक साहब आप करें, रिस्पॉन्ड करें। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, आपकी अभी सारी बातें सब कुछ इसी तरह ही हैं जिस तरह ये हमारे अख्तियार वली साहब बात कर रहे हैं। इनको ये मतलब ये कह रहे हैं कि मुलाकातें भी होने दी जा रही हैं, ये सब कुछ ठीक है, मुल्क में दहशतगर्दी भी नहीं हो रही, ये सब इसी तरह की बातें हैं। ये सब, ये आप अंदाजा करें कि ये सीरियसनेस क्या सीरियसनेस है। हम ये कह रहे हैं कि हमारी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। ये कहते हैं वो वहां पे आए थे और पुलिस की गाड़ी में लिफ्ट पकड़ के शादी पे जा रहे थे। मतलब फिर तो बात ही करना इररिलेवेंट है। मतलब ये तो मैं कुछ बात करूं, कुछ बात कर रहे हैं, इसका रिस्पॉन्ड ही नहीं करना। किल्लत है, आप दोनों सियासतदान है, अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी से खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहाँ पे ड्रोन हमले बहुत बड़ा इशू रहे हैं। जनरल मुशर्रफ के दौर में मियां नवाज शरीफ साहब ये कहते रहे कि ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए, बल्कि उन्होंने जून 2013 में ये बाकायदा BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए। तो इख्तियार वली खान साहब, ड्रोन हमले हुए हैं कतलन के एरिया के अंदर, मर्दान में, जिसके अंदर 3 बच्चे 3 खवातीन जो है वो हलाक हुई हैं। इफ यू मीन कि ड्रोन अटैक, अगर ड्रोन हमला आप उसको कहते हैं कि किसी ने अफगानिस्तान से ड्रोन मारा है, पाकिस्तान की तरफ से कोई ड्रोन हमला हुआ है क्या? हमारे पास ड्रोन, मेरे पास ड्रोन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये 3 बच्चे 3 औरतें कैसे फौत हो गई? अच्छा, ये उसके मुतालिक ISPR ने और सिक्योरिटी ज़राए ने अपनी जो प्रेस रिलीज जारी की है, मेरे ख्याल में दैट इज़ इनफ। उस पर उससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं? सिक्योरिटी ऑपरेशन तो आपको पता है कि टारगेटेडली, इकबाल साहब, आपकी गवर्नमेंट क्यों कह रही है कि आम शहरी भी मरे, हम इसके ऊपर तहकीकात करेंगे, हमारे से इजाजत नहीं ली गई? आप फिर ये क्यों कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि ड्रोन हमले हुए नहीं। देखें, ये तो इन्होंने मानना कुछ भी नहीं है। आप, ये इनकी तो ड्यूटी है, ये तो बेचारे करेंगे, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जिस तरह आप कह रहे हैं कि अलीमा बाजी उधर आई थी, शादी पे चली गई हैं, हम इनसे मुलाकात करने देते हैं, हम इनको लिस्ट देते हैं, सबसे ज्यादा मुलाकातें हुई हैं, फिर तो बात ही खत्म होगी। अब मैं इनके साथ क्या बात करूं? ये तो कहते हैं कवा सफेद है, तो हम इसको किस तरह कहेंगे ये काला है? नहीं, मगर सर आप अपना भी हिसाब करें ना। आपके जो फॉर्मर स्पोक्स पर्सन है बैरिस्टर सैफ, वो कहते हैं कि वहां पे कुछ शहरियों की हलाकत हुई है, यानी कि टेररिस्ट मारे गए हैं। दूसरी तरफ से जुनेद अकबर साहब, जो इस वक्त सरबराही कर रहे हैं आपकी पार्टी के, वो कहते हैं हम तहकीकात करेंगे। तो एक मौकफ अपनाएं। क्या आम शहरी मारे गए हैं? क्या दहशतगर्द मारे गए हैं? क्या हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाउड एंड क्लियर मैसेज है, काटलंग में जो ड्रोन हमला हुआ है उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। ये हमारे जो वहाँ पे जितने भी बच्चे और औरतें जो शहीद हुई हैं,
इनकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ये इख्तियार वली खान साहब कह रहे हैं कि ड्रोन हमला हुआ ही नहीं हुआ। इख्तियार वली साहब तो कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ। इख्तियार वली साहब तो बादशाह बंदे हैं, जो मर्जी कहें। मैं आपको तो पता हुआ ना जो हलाकतें वहां पे हुई हैं, जो उनके वजीर आजम साहब ने जो बयान दिया हुआ है। मैं बताता हूं आपको, नहीं इनसे आप सिर्फ एक बात करेंगे, ये आपसे सिर्फ एक बात करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। इनको बाकी किसी चीज से कोई सरोकार नहीं है। बेगुनाह बंदे शहीद हुए हैं, बेगुनाह औरतें शहीद हुए हैं, बेगुनाह बच्चे शहीद हुए हैं। तीन का कहा जा रहा है, 3 औरतें और 3 बच्चे। इनको कहें कि दहशतगर्दों के नाम बताएं जो बंदे इन्होंने शहीद किए हैं। चले पूछ लेते हैं। नहीं, अब वो देना चाह रहे हैं। बिल्कुल कंक्लूडिंग पे मैं जा रही हूँ जी। जी इख्तियार वली साहब बात क्लियर कर दें। जी इख्तियार साहब, सबसे पहले नाम वो कह रहे हैं दे दें आप। मैं बताता हूँ उनको। टारगेटेडली ऑपरेशन जो है वो पूरे मुल्क में जारी है और टेररिस्ट के अगेंस्ट टारगेटेड ऑपरेशन हर जगह पूरे मुल्क में जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो हो रही हैं। हाँ, दहशतगर्द उसमें मौजूद थे। अगर कोई बेगुनाह शहरी है तो सिर्फ आप पख्तूनख्वा से नहीं है, मैं भी हूँ, मैं भी उसकी मजम्मत करता हूँ। एक नंबर 2, पॉइंट स्कोरिंग क्यों करते हैं? जुनैद अकबर साहब हो, आप हो या आपके जो डॉक्टर अमजद साहब हैं, पॉइंट स्कोरिंग क्यों करते हैं? हम तो आपसे पूछ कर तक गए हैं 1.5 साल से कि आपको वॉर अगेंस्ट टेरर के लिए 500 अरब रुपए दिए गए थे, वो पैसे कहाँ हैं? काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को आपने क्यों नहीं खड़ा किया? आप खुद तो कुछ करने के काबिल हैं नहीं। आपने तो टेररिज्म को खुद इंपोर्ट किया है, स्वात, काशगर और वजीरिस्तान के रास्ते। आप 15-16 हज़ार फैमिलीज को ले आए थे। आपने आपकी अपनी पार्टी की शानदाना गुलजार की स्टेटमेंट पढ़ लें, वो कल की स्टेटमेंट है, कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, कि हाँ हमने ये किया था एंड दैट वाज बिकॉज जनरल बाजवा ने डॉक्टर अमजद के पास वफद भेजा था। तो आपके तो खुद अपने हाथ रंगे हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा की दहशतगर्दी में। तो आप किस पे बात कर रहे हैं? देखिए मत करें फिर ऐसी बातें। दहशतगर्दी आप डिफेंड नहीं कर सकते किसी मौजू को, तो फिर उस पर मत बोला करें। उसके ऊपर क्या ताल्लुक है? आप बेगुनाह लोगों के खून बहा रहे हैं। उसके ऊपर जब आपको बेगुनाह लोगों का खून तो आपने बहाया है मेरे भाई। 26 नवंबर को आपने पुलिस वाले खा लिए, मलिक अदील इकबाल साहब, ये जो मामला है ये बड़ा गंभीर है नाज़रीन, कमाल करते और इसके ऊपर एक लंबा प्रोग्राम करने की बड़ी अशद ज़रूरत है। अभी इस वक्त इस सेगमेंट के लिए हमारे पास यही टाइम है। हमने जो ट्रंप ने उधम मचाया हुआ है पूरी दुनिया में टैरिफ्स को लेके, उसके ऊपर भी नज़र लगानी है, मगर ये बड़ा अहम इशू है, हम इसके ऊपर नज़र रखेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा। क्या असर होगा जो अमेरिका में एक उद्यम सा मचा हुआ है उसका बराह रास्त पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, हम आपको बताएंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 2 अप्रैल को तमाम दरामदात पर 10% बुनियादी टैरिफ लगाने के फैसले के बाद आलमी मंडी में उद्यम मच गया है। इसके अलावा पाकिस्तान जैसे मखसूस ममालिक पर इजाफी टैरिफ लागू किया गया है, जिनमें पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% टैरिफ शामिल है। अमेरिका पाकिस्तान का एक बड़ा तजारती शरीक है और इन इजाफी टैरिफ से पाकिस्तानी मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है, जिससे अमेरिकी मार्केट में इनकी मांग कम हो सकती है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान $3.3 अरब का तजारती सरप्लस मौजूद है। ताहम नई कीमतों की वजह से ये सरप्लस खतरे में पड़ सकता है और ख़ास तौर पर इस इजाफे की वजह से पाकिस्तानी टेक्सटाइल्स और दीगर मसनूआत की बरामदात में कमी का इम्कान है। पाकिस्तान ने इन टैरिफ्स के खिलाफ अपनी तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक गुफ्तगू में मुनसिफाना और मुतवाज़िन तजारती ताल्लुकात बनाने पर जोर दिया है। क्या इजाफी टैरिफ के बावजूद पाकिस्तान मुल्क की मईशत को मुस्तहकम रख सकेगा? यही सवाल हमने आज रखा है और हमने 2 जो इकनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनको हमने दावत दी है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर साजिद अमीन साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप के ऊपर माहिर माशियात और लम्स के एक प्रोफेसर एजाज नबी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपसे स्टार्ट करते हैं, नबी साहब आपसे भी, कि ये जो एक टैरिफ्स इन्होंने लगाए हैं और दुनिया भर में एक केओस पैदा हुआ है। सो डॉक्टर एजाज नबी साहब, व्हाट विल दिस ब्रिंग टू
पाकिस्तान, इसका बराह रास्त असर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर क्या होगा फिलफौर? डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्ट जब हुए थे तो उन्होंने ये कहा था कि मैं मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स वापस लेके आऊँगा, और मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स के लिए वो कह रहे थे वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी जो चीज़ें हैं वो उनकी कीमत बहुत बढ़ गई है और दुनिया के दूसरे ममालिक में कीमतें कम हैं, इसकी वजह से हमारे मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो ये उन्होंने अपनी मुहिम में, इलेक्शन की मुहिम में ये प्रॉमिस किया था, और अब वो उस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए एक जो तजारती निज़ाम है दुनिया का उसको बिल्कुल उलट कर रहे हैं। और ये उलट इस वजह से भी, इसकी दो वजूहात हैं। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स इकॉनमी दुनिया की 1/4 इकॉनमी सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स इकॉनमी है। इट्स अ ह्यूज इकॉनमी। और ना सिर्फ ये, बल्कि जो दुनिया के पिछले 50 साल में जो कि तजारती असूल बने हैं जी, उन असूल का लीडर, असूल बनाने वाला मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स था। और जब उसकी तरफ से इस सारे निज़ाम को बिल्कुल उलट करके वो बायलैटरल ट्रेड डेफिसिट के ऊपर फोकस करना शुरू कर दें, तो जाहिर है सारी दुनिया सटपटाएगी कि ये सिस्टम को क्या हुआ, इसका इतनी तब्दीली कैसे आ गई, और ये ट्रेड कैसे होगा दुनिया में। ये बायलैटरल ट्रेड्स की बेसिस पे तो ये तो फिर नेगोशिएशन का सिलसिला ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये सारे सिस्टम को, जो एक चलता हुआ सिस्टम था और जिससे अमेरिका को बेतहाशा फ़ायदा हो रहा था जी, उस सारे सिस्टम को बिल्कुल उलट कर दिया। तो ये दुनिया के ऊपर तो इसका बड़ा बुरा असर है। अच्छा, अब आते हैं कि जी, आई कम बैक टू इट। मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साजिद अमीन को भी इस गुफ्तगू के अंदर शरीक करूँ। जो सवाल मैंने किया बुनियादी, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बता दिया कि इस वक्त दुनिया की जो सूरत हाल है वो क्या है, वी गेट इट। मगर अब बराह रास्त पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या असर होगा? आपने कुछ उम्मीद जाहिर की थी, आपका जो मैंने कमेंट्स पढ़े थे अखबारों के अंदर कि जी कुछ इसके अंदर अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। देखिए, 3 तरह का इम्पैक्ट है। पहला तो है कि बिल्कुल इमीडिएट इम्पैक्ट क्या है, वो एक क्यास है, एक पैनिक है, एक बेयकीनी की सूरत हाल है जो हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देखा कल परसों, क्रैश हो गया, क्रैश हो गया जी। तो पहला इस वक्त जो मार्केट में इम्पैक्ट है वो बेयकीनी की सूरत हाल है कि इम्पैक्ट क्या होगा, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या होगा, और इवन यहाँ तक बेयकीनी है कि हमारे ऊपर नेट टैरिफ है क्या। एक तो ये है कि 29% का नंबर जो है वो आ रहा है। फिर एक सवाल है कि क्या 10% का जो बेस है वो इससे एडिशनल है, तो ये 39% बन जाता है। फिर ये कि 16% हमारे ऊपर पहले का लगा हुआ है, तो अगर आप इनको मिला लें तो ये 54% के करीब बन जाता है। तो अभी तक तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है। मगर अमेरिका के ऊपर तो हम ज़्यादा लगाते हैं, 58% लगाते हैं। वो बहुत कम है, वो तो ट्रंप साहब उसको यूज़ कर रहे हैं। वो एक आध आइटम पे होगा, किसी पे बहुत कम होगा, एक पे होगा, बाकियों पे नहीं होगा। तो वो बड़ा लो है हमारा एवरेज। अगर आप जाएं तो हमारा बड़ा लो है जो हम कम एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ, नहीं, एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं, टैरिफ हमारा कम है एवरेज में। तो पहला तो है वो बेयकीनी की एक सूरत हाल है। इंडस्ट्रियलिस्ट को भी नहीं पता कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या होगा। तो एक तो ये है। शॉर्ट टर्म में देखें, टैरिफ वार्स होती हैं या जो ट्रेड वार्स होते हैं उसमें कोई भी विनर नहीं होता, सब लूज़र होते हैं। वो चाहे अमेरिका है चाहे पाकिस्तान है, सबको नुकसान होगा। पाकिस्तान विल लूज एंड अमेरिका विल लूज, बोथ, राइट, दोनों। मगर ये क्यों कहा जाता है कि जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो सबसे बुरी, उसके ऊपर असर होगा? मैं उस पर, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है, हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल सेक्टर का है। हमारी जो अमेरिका में $5 बिलियन के करीब की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो रफली 70% हमारी टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर है। ये हमारी कमज़ोरी भी है और किसी हद तक जिसको हम अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं। कमज़ोरी इसलिए है कि हमारा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन नहीं है कि अगर हमें कहीं और जाना है, किसी और मार्केट की तरफ जाना है, तो हम किन प्रोडक्ट्स को लेके जाएंगे। एक जो नेगेटिव कह लें कि एक ब्लेसिंग हो रही है कि हम इतना लो एंड पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारा कोई कंपेटिटर ही नहीं है। अच्छा, हम जो टॉवल्स हैं, वो भी जो वेस्टेज से बने हुए टॉवल्स हैं, वो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं अमेरिका को टेक्सटाइल के नाम पे, तो वहाँ को हमारा बहुत ज़्यादा कंपेटिटर नहीं है। तो इमीडिएटली एक क्यास और पैनिक है। शॉर्ट टर्म में हमें नुकसान होगा थोड़ा सा, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट्स कम नहीं होंगी, मुझे लगता है। आपको ये लगता है कि एक्सपोर्ट्स कम नहीं होंगी? कम से कम हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और जगह एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमें करना पड़ेगा, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम 70 साल में डाइवर्सिफाई नहीं कर पाए, तो क्या 3 साल में कर पाएंगे? और यहाँ पे मेरा वो कमेंट था जिसकी तरफ आप रेफर कर रही थी। मेरा एक्चुअली पॉइंट ये था कि क्या हम इस अपॉर्चुनिटी को बेनिफिट कर पाएंगे? कर सकते हैं।
क्योंकि वो अशफाक साहब कहा करते थे ना कि ज़िंदगी अपनी खूबियों पे गुजरती है, दूसरों की खामियों पे नहीं मगर कैसे कर सकेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि क्या वियतनाम ने जो स्पेस क्रिएट की है क्या हम उसको फिल कर पाएंगे? हम तो बहुत लो एंड प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्या हमारे पास उसका सरप्लस है या नहीं है? तो पाकिस्तान को बड़ा क्लियर एक पॉलिसी रिस्पॉन्सेज लाना पड़ेंगे। इस वक्त तो हमें ये भी क्लियर नहीं है हमारा रिस्पॉन्स क्या है। राइट, दैट्स वेरी करेक्ट। हमें नहीं पता कि हमारा रिस्पांस क्या है। हालांकि वज़ीर आज़म ने 2 टास्क फोर्सेस बना दी हैं, मगर अब सवाल ये उठता है कि मईशत और सियासत भी बड़ी गहरी तरीके से जुड़ी हुई है, और जहां हमने सबसे लड़ाइयाँ लड़ी हुई हैं तो वहाँ पे हम कैसे तजारत करेंगे, ये पूछेंगे। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स हैं, वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ 2 इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर साजिद अमीन और डॉक्टर एजाज नबी साहब। और हम जो ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए हैं उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पर क्या होगा, क्या इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी है या सिर्फ चैलेंजेस ही हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर एजाज नबी साहब, इसका बराह रास्त असर आप भी क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर एक तरह से लिमिटेड होगा? टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसको हिट करेगा, मगर अपार्ट फ्रॉम दैट नॉट मच ऑफ अ लॉस। देखें, ये चूँकि तमाम ममालिक इस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, चुनाचे ये नहीं कि डिमांड शिफ्ट नहीं होगी, कुछ डिमांड शिफ्ट होगी। यानी कुछ लोग ऐसे हैं, मसलन चाइना के साथ यूनाइटेड स्टेट्स का ये बहुत देर तक चलेगा बैक एंड फोर्थ, और उसकी वजह से कुछ डिमांड शिफ्ट होगी। मैंने जो रेडीमेड गारमेंट सेक्टर के लोग हैं पाकिस्तान के, उनसे जो भी बात हुई है, वो कहते हैं कि जी हमें इसका फ़ायदा होगा। अच्छा। क्योंकि हम अब भी लो प्राइस पे हैं कंपेयर टू चाइना एंड मेनी अदर कंट्रीज, तो इसका अच्छा असर होगा हम पे। वो ऑप्टिमिस्टिक साउंड करते हैं। लेकिन मैं इसको ये मौका, इस मौके की तलाश में मैं नहीं हूं कि हमारा इमीडिएट ट्रेड इम्पैक्ट क्या होगा इस सब चीज़ का। मेरे जहन में एक और काम करने के लिए ये बड़ा अच्छा मौका है। हमारा टैरिफ स्ट्रक्चर बिल्कुल काबू से बाहर हो गया है। एक्सप्लेन करें कैसे? जी, वो उसकी वजह ये है कि जो एक तो होती है ना कस्टम ड्यूटी, जी, हमने उस कस्टम ड्यूटी के ऊपर एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगाई है, फिर रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई है, फिर विदहोल्डिंग टैक्स लगाए हुए हैं। इस वक्त वर्ल्ड बैंक की एक रीसेंट रिपोर्ट में ये दिखाया है कि पाकिस्तान का दुनिया में सबसे हाईएस्ट टैरिफ रेट है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी इंडस्ट्री को बेतहाशा प्रोटेक्शन देते हैं, जिसकी वजह से हमारा इन्वेस्टर एक्सपोर्ट्स की बजाय डोमेस्टिक इकोनॉमी पे फोकस कर रहा है। इसका हमारी मईशत पे बहुत बुरा असर हो रहा है। हमारा एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो गिरता जा रहा है, और हम वल्नरेबल हो गए हैं अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस के लिए। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जो टैरिफ्स हमने ऑलरेडी लगाए हुए उनको कम करें? मैं समझता, देखिए वियतनाम को क्यों लोग कह रहे हैं कि वियतनाम वहाँ जाके सक्सेसफुल होगा, इसलिए कि वियतनाम के सारे टैरिफ रेट्स अभी तकरीबन 0 है। इसलिए वो जाके कह सकते हैं कि जी हम तो टैरिफ आप पे लगा ही नहीं रहे। हमारे टैरिफ स्ट्रक्चर बहुत डिस्टॉर्ट हो गया है, और उसकी वजह यह है कि हम अपने टैक्सेस इकट्ठे कर नहीं पाते, इसलिए हमने ट्रेड टैक्सेस लगाए हुए हैं अपना बजट का, उसके पर भार डाला है। चूंकि ये हमें बताया गया था जी इंपोर्ट्स बुरे होते हैं, एक्सपोर्ट्स अच्छे होते हैं। साफ आसान लफ्ज़ों में तो यही बताया गया था कि इकॉनमी तब तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक इंपोर्ट्स जो हैं वो कम हो और एक्सपोर्ट ज़्यादा हों। वो बिल्कुल सही बात है, और वो उसी सूरत में होगा ना जब आप एक्सपोर्टर की कॉस्ट को कम करेंगे, और एक्सपोर्टर की कॉस्ट उस वक्त कम होंगी जबकि वो जो इनपुट इस्तेमाल करता है, वो सब्सिडाइज्ड होगा, इस्तेमाल करता है, वो इंटरनेशनल कीमतों पे मिलेगा। ये नहीं कि उसके ऊपर ड्यूटी लग रही है। चुनाचे मेरे नज़दीक ये एक अच्छा मौका है कि हम अपने पूरे टैरिफ स्ट्रक्चर को रिव्यू करें, उसको रिवाइज करें, और हम अपनी ये जो एक्स्ट्रा टैरिफ्स हमने लगाए हुए हैं, ताकि जो एक्सपोर्टर है उसकी एक्टिविटी ज़्यादा बढ़े, उसके प्रॉफिट्स ज़्यादा बढ़ें, और लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन की बजाय एक्सपोर्ट्स की तरफ आए। तो मैं तो समझता, इस लिहाज से समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा मौका है। लेकिन इसके अलावा
कम से कम रेडीमेड गारमेंट सेक्टर जो है, जिसकी बहुत बड़ी तादाद एक्सपोर्ट्स की यूनाइटेड स्टेट्स में जाती है, वो लोग समझते हैं कि जो डिमांड, इंटरनेशनल डिमांड शिफ्ट होगी यूनाइटेड स्टेट्स की उन ममालिक से जो कि जहाँ से वो ज़्यादा ख़रीद रहे हैं चीज़ें, उसका हम पे अच्छा असर होगा। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ी दिलचस्प बात आपने की है डॉक्टर साजिद अमीन साहब। आपने डॉक्टर एजाज नबी की बात सुनी, अब आप मुझे ये बताइए कि इसका कोई भी मनफी असर पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर नहीं होगा इन द लॉन्ग टर्म? देखिए, लॉन्ग टर्म में ये डिपेंड करेगा कि हम कितना बेनिफिट उठा पाते हैं। और इमीडिएटली इमीडिएटली तो देखें क्योस है, एक बेयकीनी की सूरत हाल तो है। हाँ। लेकिन लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान में दो वजहों से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। एक तो हमारा जो ट्रेड टू जीडीपी रेशो है वो सिर्फ 10% है। हम अगर 100 रुपया एक मुल्क में इकानमी में बनाते हैं तो उसमें से सिर्फ 10 रुपये ट्रेड से आते हैं। वियतनाम में ये 80 रुपये या 90 रुपये या नहीं, मगर जो बाकी मार्केट्स के अंदर उधम मचा हुआ है और चाइना के अंदर जो चाइना अमेरिका रिलेशनशिप, ट्रेड रिलेशनशिप चेंज होगी, उसका कोई हमें असर नहीं होगा चूँकि हम साथ हैं चाइना के, हम साए हैं चाइना के। हम उसमें जो पर्सपेक्टिव आ रहा है, जैसे एजाज नबी साहब ने भी कहा, कल हमने भी इस पर एक सेशन भी करवाया, तो आइडिया यही था कि जो ओवरऑल डिमांड है वो शिफ्ट हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जो डिमांड के पैटर्न्स हैं या जो साइज़ है वो शायद बहुत बड़ा तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि ये सारों के ऊपर ही आया। लेकिन अगर ये जंग जारी रहती है, जैसे चाइना रिटेलिएट कर रहा है, कनाडा रिटेलिएट कर रहा है, यूरोपीय यूनियन लगा रही है टैरिफ्स, तो अगर पूरी दुनिया एक कसाद बाजारी की तरफ चली जाती है तो ज़ाहिर है पाकिस्तान जैसे मुल्कों पे ज़रूर उसका इम्पैक्ट आएगा। हमारी इकानमी की ग्रोथ ऑलरेडी 2% के करीब है। अगर पूरी दुनिया में डिमांड कम हो जाती है, आपकी कसाद बाजारी चली जाती है, मईशत सारी सुस्त हो जाती हैं, स्लो हो जाती हैं, तो ज़ाहिर है हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट जो आएगा लाजमी उसके अंदर। थैंक यू सो मच, आई हैव टू लीव इट देयर। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साजिद अमीन साहब, डॉक्टर एजाज नबी साहब, आप दोनों जो हैं, आप दोनों, मेरा ख्याल है कंसेंसस तो ये है कि इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी है और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अपनी जो टैरिफ रजीम है उसको फिर से रिवाइज़ करें, उसको रिवाइज़ करके मामला बेहतर कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि वो अब फैसला क्या करते हैं और इसकी प्लानिंग किस तरीके से करते हैं। मुनीज़ जहांगीर को आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।